हेलो बच्चों, आई एम अविनाश सर और मेरा चैनल है ये केमिस्ट्री वाला बाई अविनाश सर। आज हम लोग ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ देखेंगे। हम लोग जो पढ़ते हैं V बाई आई इज इक्वल टू आर या V इज इक्वल टू आई आर, ये कहाँ से आया इसको हम लोग देखेंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। यहाँ वी टी क्या है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and E is equal to charge on an electron, charge on an electron, और E is equal to external electric field। एक्सटर्नल नहीं भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ टाउ जो है, इस टाउ को आप मानकर चलिए कि ये टाउ एवरेज है। इट मीन्स एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग सपोज करते हैं कि ये कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर का एक पीस है, कंडक्टर का कोई टुकड़ा है, आइसोलेटेड कंडक्टर है। लेकिन थोड़ी ही देर में इस कंडक्टर को हम लोग बना लेंगे एक सर्किट का हिस्सा, और यहाँ पर भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बना दिए, और इस कंडक्टर को हम बना लेते हैं एक सर्किट का हिस्सा। एक सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्ट कर देते हैं, सोर्स ऑफ ईएमएफ हमने कनेक्ट कर दिया, एक स्विच लगा दिया, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ पॉजिटिव टू निगेटिव। तो आपको पता है कि जब कभी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करते हैं। अर्थात यहाँ जो चार्ज मूव करना स्टार्ट करेंगे, चार्ज मीन्स चार्ज कैरियर्स, तो चार्ज कैरियर्स कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर से इधर की ओर इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर से और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इधर से होगा। ये तब होगा जब स्विच ऑन रहेगा, सर्किट क्लोज्ड रहेगा। तो आप इससे पहले देख चुके हैं कि जब कभी आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई कर दिए वैसे ही इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना शुरू करते हैं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। और आप पढ़े हैं इसमें पहले चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि V इज इक्वल टू E इंटू एल होता है। V इज इक्वल टू E इंटू एल, जहाँ L क्या है तो हमने मान लिया कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर,
आप इसे dl भी मान सकते हैं, वेरी स्मॉल लेंथ। और v जो यहाँ हमने लिया, इस v को आप मान सकते हैं डेल्टा v। डेल्टा v मीन्स डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। चूँकि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ए से बी मूव कर रहा है, करंट का डायरेक्शन, करंट के फ्लो का डायरेक्शन ए टू बी है, इसलिए क्लियर है कि ए पर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और बी पर का पोटेंशियल कम होगा। तो आप इसको भी ए बी भी मान सकते हैं, बोल सकते हैं। भी ए बी कहेंगे तो भी ए बी, ए एंड बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपली इसको सीधे बोलो, सीधे बोलो कि V इज इक्वल टू ई इंटू एल। और इसी को आप कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू V बाई एल हो गया। अगर कोई कठिनाई आवे आपको समझने में कि E इज इक्वल टू V बाई एल कैसे हो गया, या हमेशा ये V इज इक्वल टू ई एल ही होगा कि नहीं होगा, ये कहीं कहीं आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, ये लिखा हुआ मिलेगा V इज इक्वल टू माइनस ई एल। कहीं पर आपको इसमें कॉस थीटा भी इंट्रोड्यूस किया हुआ होगा। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे ले रहे हैं और करंट का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो इसको डिटेल में आपको सीखने के लिए, अगर यहाँ समझ रहे हैं तब तो ठीक, अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिजिक्स न्यूमेरिकल्स बाय आशुतोष के द्वारा जो एक वीडियो डाला हुआ है उसको देख लीजिए कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड करके यूट्यूब पर है, उसको देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में और डिटेल जानकारी मिल जाएगी। अब हम उसको तो पढ़ाने नहीं लगेंगे ना यहाँ बीच में। अब यहाँ ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फार्मूला आया, इस फार्मूला में हम इसको E का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट करेंगे। तो लिख सकते हैं, अब हम यहाँ से लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर है, तो आप लिख सकते हैं, इस पर E पर एरो दे सकते हैं, जहाँ जहाँ E है हर जगह आप एरो दे सकते हैं। E फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा Vd इज इक्वल टू E और V बाई एल, E V बाई एल, और ये टाउ है, और इनटू एम। तो एम को ही पहले लिखिए, क्योंकि आपको हर जगह बुक में जो नज़र पर चढ़े, नज़र यही इसी पर जाता है, तो एम और एल पहले लिखिए। तो ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब ये फार्मूला आ गया, दोनों फार्मूला ठीक है, इसी फार्मूला को हमने मॉडिफाई किया इसके अकॉर्डिंगली। तो ये आ गया वी डी इज इक्वल टू ई भी टाउ बाई एम एल, ई भी टाउ बाई एम एल। अब हम लोग ये देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो मान लेते हैं कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। तो अब हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ, तो यहाँ देखिए कि जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलेंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुँचेंगे, फिर ऐसे चक्कर लगाएंगे, क्योंकि
आप किरचॉफ्स लॉ में आप देख चुके हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से, कि चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता है कंडक्टर में, तो चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, करंट कहीं एक्यूमुलेट नहीं करेगा, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे? तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें पर यूनिट वॉल्यूम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जितने प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। तो अब हम ये निकालना चाह रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहा है। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। और ये अमाउंट ऑफ चार्ज को छोटा अमाउंट हम मान लेते हैं कि वेरी स्मॉल चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो हम इसको लिखेंगे डी क्यू। तो डी क्यू इज इक्वल टू एन ई, जहाँ एन क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, और ई क्या है? तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और डी क्यू, ऐसे लिखिए डी क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना पास करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं पर यूनिट वॉल्यूम और इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, और चूंकि हम स्मॉल चार्ज मान लिए हैं कि स्मॉल चार्ज फ्लो कर रहा है, तो कितने समय में? तो वेरी स्मॉल टाइम, dt टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन या कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये हमने कर दिया dt। अब देखिए ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ये dt है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट होगा या लेंथ हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया और या लेंथ हुआ, लेंथ और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है, इनटू एरिया। तो एरिया को जब आप लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, और पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दिया हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E माइनस। तो ये डी क्यू इज इक्वल टू एन वी डी इंटू डी टी इंटू ए इंटू ई माइनस आ गया। इसको यहाँ पर लिखिए डी क्यू इज इक्वल टू, अब आप लिख सकते हैं कि डी क्यू अब बाई डी टी, इस डी टी को आप ले गए इधर, तो ये आ जाएगा एन इंटू वी डी इंटू एन इंटू वी डी इंटू ए और इंटू ई माइनस, ये चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो बोल रहे थे कि डी क्यू बाई डी टी को हम करंट बोल सकते हैं, करंट मीन्स आई, और आई इज इक्वल टू एन वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू ए इंटू ई, ये आ गया करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन। अब हम इसको आगे इसी से ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे। तो क्या करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हमने इक्वेशन लाया है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी टी का वैल्यू ई वी टाउ बाई एम एल इसमें पुट करेंगे। तो अब लिखें क्या कि अभी यहाँ से एक इक्वेशन इसका नाम से हटाओ यार सीधे, और आई इज इक्वल टू एन इंटू ई वी टाउ बाई एम एल इंटू ए इंटू ई, और आई इज इक्वल टू
N और E है, तो NE स्क्वायर V और टाउ और A बाई ML हुआ। ML I इज इक्वल टू NE स्क्वायर V टाउ A बाई ML। तो I इज इक्वल टू NE स्क्वायर V टाउ A बाई ML आ गया। इसको हम ऐसा लिखें अपने मकसद के अनुसार, NE स्क्वायर टाउ A बाई ML इंटू V। याद रखना है कि टाउ जहाँ भी आ रहा है, ये टाउ अकेला टाउ नहीं है, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। अब आप देखिए कि I इज इक्वल टू इतना इंटू V। अब जरा देखिए कि अगर अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि V इज इक्वल टू I बाई NE स्क्वायर टाउ A बाई ML। इतना सिंपल कर रहे हैं, इसको आप हम डायरेक्टली लिख सकते थे I इंटू ML और डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर टाउ A। तो ये आ गया V इज इक्वल टू इतना, या आप कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू, जरा देखिए, I इंटू ML बाई NE स्क्वायर टाउ A। या इसको आप बोल सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ आया V इज इक्वल टू I इंटू कॉन्स्टेंट, और V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू I, और V बाई I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड, दिस constant is a constant of proportionality, and this is also called resistance. This constant is also called the resistance of the conductor, resistance of the conductor। इस तरह से हम देखेंगे कि V बाई I इज इक्वल टू R आ गया, और V इज इक्वल टू I R आया, V इज इक्वल टू I R। यही ना हमारा ओम्स लॉ था। तो ये ओम्स लॉ हमने देखा। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि R का वैल्यू क्या आया है। R का वैल्यू ये ML बाई NE स्क्वायर टाउ A। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, और R इज इक्वल टू, ये वहाँ से कहाँ से, तो इस इक्वेशन से, इसको मान लो कि इक्वेशन B है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन B, फ्रॉम इक्वेशन B R is equal to ML by NE square टाउ A। ये रेसिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन आया। तो जब ये रेसिस्टेंस के लिए आया एक्सप्रेशन, तो इसी से आप ये भी बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस के लिए क्या आएगा। कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं, तो कंडक्टेंस के लिए आएगा कंडक्टेंस
तो कंडक्टेंस जिसको जी से डिनोट करते हैं, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE² टाउ ए बाई ML। एक चीज़ यहाँ गौर करने का है कि हम लोग कहाँ से चले थे, हम लोग स्टार्ट किए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम लोगों ने ओम्स लॉ को डिराइव किया, और ओम्स लॉ को डिराइव किया, रेसिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन आया, और रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस के लिए भी ये एक्सप्रेशन आया। तो जैसे आप रेसिस्टेंस का आप जानते हैं कि ऐसा यूनिट होता है ओम, तो कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हो जाएगा SI यूनिट ऑफ G, ये हो जाएगा MHO। और इसी को लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, या इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स 1। तो कंडक्टेंस कहा गया। हम इसी तरह देखेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी देखेंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी देखेंगे। अब चलिए हम सबसे पहले स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को देख लेते हैं। तो R इज इक्वल टू ML बाई NE² टाउ ए है, और आप जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए, आपने 10th में पढ़ा है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। और यहाँ आया है R इज इक्वल टू ML बाई NE² टाउ इंटू ए। दोनों तो रेसिस्टेंस के लिए ही एक्सप्रेशन है, दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, और आप बोल सकते हैं कि रो L बाई ए इज इक्वल टू ML बाई NE² टाउ इंटू ए। अब आप L से इसका L कैंसिल कर सकते हैं, A से A कैंसिल कर सकते हैं। इस तरह से रो के लिए एक्सप्रेशन क्या आ गया, M बाई NE² टाउ। ये रो मीन्स रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस आ गया। अब देखिए कि थोड़ा पीछे पॉज करके आप देखेंगे तो हम लोग निकाले थे V इज इक्वल टू I इंटू ML बाई NE² टाउ ए। इसमें हमने बतलाया था कि ये इतना क्या हो गया, तो ये हो गया रेसिस्टेंस। इसमें आप देखिए ये हो गया रेसिस्टेंस, तभी तो निकाले हैं कि V बाई आई इज इक्वल टू R। V बाई इस I को इधर ले आए तो ये R हो गया, तभी निकाले हैं ना। और V बाई आई इज इक्वल टू ये आया है ML बाई NE² टाउ ए, और इसी को ना हमने रेसिस्टेंस बोला है, इसी को रेसिस्टेंस बोला है। और ये रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है, रेसिस्टेंस इज resistance of a conductor is constant at a constant temperature। constant temperature, यहाँ पर देखिए बच्चे लोग, यहाँ पर सीखना ये है कि ये कांस्टेंट क्यों होता है, रेसिस्टेंस कांस्टेंट क्यों होता है। तो जरा देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं या कांस्टेंट्स हैं। तो आपको सारे के सारे कांस्टेंट्स मिलेंगे। m है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम of a conductor, of a conductor। E क्या है,
तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और टाउ जो लिखा हुआ है, इस टाउ को आप ऐसे मानिए, टाउ मीन्स टाउ एवरेज इज इक्वल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इक्वेशन में हमने छोड़ दिया है बार बार कितना एवरेज लिखते चले, उसको समझना है। जहाँ कहीं भी टाउ लिखा हुआ मिल रहा है उसको समझना है कि वो टाउ एवरेज है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब जरा सोचिए इस पर कि जब टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा, अच्छा तो छोड़ो इस बात को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट होता है, ये तो चेंज होने की बात है नहीं, टेम्परेचर बढ़े या ना बढ़े। चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यदि टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है किसी कंडक्टर का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं 10⁻29 पर मीटर क्यूब, ये उतने ही रहेंगे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर बढ़े या ना बढ़े, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो टाउ भी चेंज नहीं होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया एक अर्थ में बढ़ सकता है, वो थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक ही में सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आप देखिए कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती है, ये M-N-E टाउ ए, और ये L, एक चीज छूट गया, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वेरी स्मॉल कंडक्टर मानना है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा अगर टेम्परेचर नहीं चेंज करता है। टेम्परेचर अगर चेंज नहीं करेगा तो ये सब कांस्टेंट रहेगा, और अगर टेम्परेचर चेंज कर जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज कर जाएंगे और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम चेंज कर जाएगा। जैसे कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब ज़्यादा उनका रैंडम मोशन बढ़ेगा। तो दो कोलिजन्स के बीच जो टक्कर का, दो कोलिजन्स के बीच जो टाइम है रिलैक्सेशन का टाइम, वो रिलैक्सेशन का टाइम घट जाएगा। जब स्पीड बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन का टाइम घट जाएगा। अब जरा तो हमने यहाँ देखा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, ये हम देख चुके हैं कि ये सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे। कि ये है क्या, कि ये रेसिस्टेंस है, तो आप कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू M बाई N E² टाउ इंटू L/A। तो इस तरह से ये क्लियर है कि ये क्या होगा, ये रेसिस्टिविटी होगी। तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट तो पूरा रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर का कांस्टेंट, रेसिस्टेंस कांस्टेंट क्यों, इसलिए कि उसकी रेसिस्टिविटी भी कांस्टेंट होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो उसकी रेसिस्टिविटी चेंज करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर ये चेंज करेगा और टाउ चेंज करेगा। इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से ये कंडक्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस घटेगा, और ये टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ घटेगा, तो इससे संबंधित ये जो हो गया ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है या रेसिस्टिविटी है,
तभी हम बोलते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब फर्दर जो हम लोग देखेंगे कि रो का वैल्यू रेसिस्टिविटी किस तरह से वैरी करती है टेम्परेचर के साथ, इसके लिए अगला वीडियो हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करती है। अगले वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करता है। और यहाँ कुछ यूनिट्स की चर्चा कर दिए हैं, जैसे कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है साइमेंस, और कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी, अब अगला टर्म है कंडक्टिविटी, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। अब जरा इसको आप कोरिलेट कीजिए अपने ढंग से कि आपने 10th में पढ़ा है, रेसिस्टेंस पढ़ा है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पढ़ा है। रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का जो रिलेशन है वही रिलेशन है कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को ही रेसिस्टिविटी बोलते हैं, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी बोलते हैं। देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को के से डिनोट करते हैं, जहाँ के क्या है, कप्पा, और इसका एसआई यूनिट है साइमेंस पर मीटर, ऐसे डिनोट करेंगे साइमेंस पर मीटर। और देखो यहाँ बताए हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इसको के से डिनोट करते हैं, तो के क्या है, तो 1 बाई रेसिस्टिविटी, 1 बाई रेसिस्टिविटी या 1 बाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो अब देखिए 1 अब बाई रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट ओम मीटर, तो कप्पा का यूनिट हो जाएगा ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर। और फिर एक रिलेशन देख लीजिए कि ये साइमन्स पर मीटर, साइमन पर मीटर इज इक्वल टू ओम इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1, तो ओम इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1 इज इक्वल टू साइमन पर मीटर। तो इस तरह से हमने देख लिया, और अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करता है। यहाँ एक बात और हम बतलाने की कोशिश करेंगे कि आप स्टार्टिंग में देखिए कैसे हमने बतलाया था कि V इज इक्वल टू ई इंटू एल बतलाया था, और उसके लिए भी हमने बतलाया कि अगर आपके समझ में आ रहा है कि V इज इक्वल टू ई इंटू एल कैसे हुआ तो ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच रिलेशन देखने के लिए, जानने के लिए, डिटेल जानने के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बाय आशुतोष का एक वीडियो लेक्चर आप देखेंगे, यही कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन आप पुट करेंगे यूट्यूब पर, वो आ जाएगा। तो आप देखते हैं, हमारे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि इतने सारे डिटेल्स हम लोग उतनी देर से पढ़ रहे हैं और तब जाके कितनी सारी चीज़ें निकाले हैं, इतने सारे डिटेल्स जानने की ज़रूरत होती है। और 10th में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो जब तक इतना चीज़ नहीं जानेगा, अभी तक हम लोग उस पर नहीं पहुँचे हैं कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कैसे टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, इतना पढ़ा चुके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके बाद ये बता चुके, अभी भी उस पर नहीं पहुँचे हैं। और अगर इक्के दुक्के बच्चे समझते भी हैं तो 10th में जितने बच्चे होते हैं क्लास में, इक्का दुक्का बच्चा को पढ़ाने से किसी टीचर का पेट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और आप उन 1-2 बच्चों को लेकर अगर आप चलते हैं तो बाकी सारे बच्चे इग्नोर्ड हो जाएंगे। तो फिर हम किस बात के लिए कर रहे हैं? हमारे पास 2 बच्चे रहें, 3 बच्चे रहें तो हमको दुनिया काबिल मान लेगी क्या कि आप इतने बहुत काबिल हैं? नहीं मानेगी। दुनिया काबिल मानती है कि जिसके पास बच्चे पर्याप्त संख्या में होते हैं। तो आप सीधे मान लेते हैं किसी चीज़ को। तो हम इसीलिए हमारा ये आया था ज़रूरी बकवास, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो हमने दिया
इन चीज़ों को समझिए। और अगर कोई बच्चा खूब समझता भी है, जो अच्छे बच्चे हैं समझेंगे, खूब अच्छी तरह से समझेंगे इन चीज़ों को, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन उनमें से भी अगर 2-3 बच्चे हैं, उनमें से भी एक का धैर्य जवाब दे जाता है इतना कुछ सीखने में। और जैसे ही महीना 2 महीना 3 महीना आप पढ़ा रहे हैं, उसके बाद कोई पेरेंट्स आपको छोड़ने वाले नहीं हैं कि सर पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं और 10th का सिलेबस अभी एक भी चैप्टर नहीं हुआ है। तो ऐसी पढ़ाई से क्या फ़ायदा कि 10th में फेल कर जाए और आगे आप ऊपर का खूब पढ़ा दीजिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं भाई। टीचर को पढ़ाने के पहले किस तरह से हैंडल करना है और इतने सारे आइडियाज़, अलग अलग एकेडमिक लेवल्स हैं बच्चों के, और इनके बीच तालमेल बिठाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमारी समस्या को समझिए और फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। थैंक यू वेरी मच।